नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जिस कंसेप्ट की मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, तो उस कंसेप्ट का नाम है DMIT टेस्ट। बेसिकली बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर इस DMIT टेस्ट में आता क्या है, निकलता क्या है, हमें थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके बताइए। तो मैं एक रिपोर्ट मैंने आज ली है अपने ही स्टूडेंट की, जिनका मैंने लास्ट टाइम किया था DMIT। तो अभी हम लोग उन्हीं की काउंसलिंग करने जा रहे हैं। ठीक है ना? काउंसलिंग में आपको पता चलेगा कि DMIT रिपोर्ट क्यों इतनी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, और इस टेस्ट को हम लोगों को क्यों करवाना चाहिए, इसमें हम आखिर हमें इससे पता क्या चलता है, वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो अभी हम लोग अब मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधा काउंसलिंग की बात करता हूँ। देखिए, इसमें ये जो आपको एक बच्चा दिख रहा है जिसके हैंड्स कलरफुल हैं, इस कलरफुल हैंड्स का मतलब ये है कि इस DMIT टेस्ट के माध्यम से हम अपनी प्रतिभा या टैलेंट या स्ट्रेंथ को पहचान कर अपनी बची हुई ज़िंदगी को कलरफुल बना सकते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, DMIT रिपोर्ट जैसे डर्मेटोग्राफिक एनालिसिस फॉर टोडल्स, 0 से 3 साल के बच्चे जो होते हैं, उनमें DMIT रिपोर्ट के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि उनका इनबॉर्न टैलेंट क्या है। जो जन्मजात प्रतिभा वो माँ के पेट से लेके आए हैं, उनके अंदर कौन सी प्रतिभा है। इसके अलावा 4 से 12 साल के बच्चों का अगर हम लोग DMIT टेस्ट करवाते हैं, तो हमको पता चलता है कि उनके अंदर कौन सा इंटेलिजेंस लेवल है, उनकी लर्निंग स्टाइल कौन सी है, किस तरीके से उनको पढ़ाना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी चीज़ों को याद कर सकें। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें 13 से 19 साल के बच्चों की, तो उनका अगर हम लोग DMIT टेस्ट करवाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके लिए कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और कौन सा कोर्स उनको करना चाहिए, जिससे उस कोर्स के माध्यम से वो बच्चे आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा लाभान्वित हों। उसके अलावा हम लोग अगर यंगस्टर्स का करवाते हैं, जिनकी एज 20 से 25 साल होती है, तो उनको पता चलता है कि DMIT टेस्ट के माध्यम से उन्हें किस प्रोफ़ेशन में जाना चाहिए, कौन-सी जॉब उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा कपल्स भी इसको करवा सकते हैं, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर बहुत चलता है। एक्चुअली होता क्या है, हमारे यहाँ लोग जैसे आपका राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, तो यहाँ शादी से पहले लोग कुंडलियाँ चेक करवाते हैं। कोई अ, जैसे किसी ब्राह्मण या किसी पंडित के पास जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपस में उनके जो कुंडलियाँ वगैरह होती हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, वो चेक करवाते हैं कि कितनी, जैसे किसी लड़की के लिए किसी लड़के के लिए, तो दोनों की जो जन्म कुंडली होती है उसको चेक करवाने के बाद ही उनकी शादियां होती हैं। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। वहाँ लोग शादी से पहले अपनी पर्सनैलिटी चेक करवाते हैं कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, और जो सामने वाला हमारा जो जीवन साथी बनने जा रहा है उसका व्यक्तित्व कैसा है, तो दोनों दोनों के अंदर हैबिट्स कैसी हैं, वो पूरा उनका एनालिसिस करवाते हैं। उसके बाद वो शादी का डिसीजन लेते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज को। जैसा कि यहाँ कंपनी का नाम वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पर्सनल डिटेल है सेकंड पेज पे। बच्चे का नाम मानव, फादर मनोज सिंह। ओके, उसके अलावा ये जो काउंसलर डिटेल है, आकाश इंदौलिया, टीम रेन बूस्टर। अगर हम लोग आते हैं सीधे वेलकम वाले पेज पर, तो यहाँ इस पेज को देखते हैं। इस पेज में लिखा है कि हम आपको बहुत खुशी के साथ यह बधाई देते हैं कि आपने हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से DMIT टेस्ट करवाया। इससे ये बहुत ही क्रांतिकारी तकनीक है, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तकनीक है। इससे आपको आपके भविष्य में किस राह में जाना चाहिए, उस विषय के अंदर आपको जानकारी मिलेगी। आपकी जन्मजात प्रतिभा क्या है, जो आपको किस फील्ड के लिए सजेस्ट करती है, उस फील्ड में अगर आप जाएंगे तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही मीनिंगफुल बना पाएंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है,
ये हम लोग किसी भी जैसे 2 बच्चे साथ में होते तो उनकी नहीं करते हैं। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए नहीं करते हम लोग क्योंकि अगर सामने वाले बच्चे को जो दूसरा बच्चा है उसकी वीकनेस पता चल गई तो उसको वो चिढ़ाएगा और बच्चा हतोत्साहित हो जाएगा। यह हमारी टीम का नाम है। इसके अलावा थोड़ा-सा समझ लेते हैं डर्मेटोग्राफिक के बारे में। बेसिकली डर्मा क्या होता है? डर्मा एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब है स्किन यानी कि त्वचा, और ग्राफिक का मतलब होता है डिज़ाइन यानी कि आपके हाथों की त्वचा की डिज़ाइनिंग। ये जो कंसेप्ट है सिंगापुर, चाइना, जापान, ताइवान, इन सब जगहों के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से माना जाता है, जबकि वहाँ के स्कूल कॉलेजों में इस टेस्ट के बिना एडमिशन भी नहीं लिया जाता। इसके अलावा थोड़ा-सा नीचे आते हैं तो सब की एंड रेफरेंसेस एंड रिसर्चेस लिखा हुआ है। इसमें कुछ डॉक्टर्स के नाम हैं, जैसे कि एक डॉक्टर हैं डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, उनको बाद में नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया। मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो मल्टीपल थ्योरी है इंटेलिजेंस की, वो इन्हीं की देन है। इसके अलावा हम लोग बात करें डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर की, इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई जिसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, और एक बुक है क्रिमिनोलॉजी, जो कि आईएएस, आईपीएस जितने भी रक्षा संबंधित अधिकारी होते हैं उनको पढ़ाई जाती है। अभी हम लोग जस्ट इसके नीचे आते हैं और बात करते हैं ब्रेन लोब्स एंड दियर फंक्शंस, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये ब्रेन से रिलेटेड रिपोर्ट है। अगर हम लोग थोड़ा सा ब्रेन को नहीं समझेंगे तो रिपोर्ट समझ में नहीं आएगी। तो अभी हम लोग समझते हैं ब्रेन को। जब बच्चा माँ के घर में 13 से 21 वीक का होता है तो उसका ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम कोर्टेक्स। ब्रेन के इसी पार्ट में सेरेब्रम कोर्टेक्स में 5 लोब होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है टेम्पोरल लोब। बेसिकली इसमें जो आपको ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक कलर दिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ आपको निर्देशित करने के लिए ये कलर बताए गए हैं। तो हम लोग बात करते हैं टेम्पोरल लोब की। अभी आप लोग जैसा देख पा रहे हैं टेम्पोरल लोब, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोब होता है क्योंकि इस लोब का जुड़ाव बाकी के तीनों लोब से है। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ओसिपिटल लोब से जुड़ा हुआ है, पैरेटल लोब से जुड़ा हुआ है, सेंसरी कोर्टेक्स से जुड़ा हुआ है, मोटर कोर्टेक्स जुड़ा हुआ है, उसके अलावा फ्रंटल लोब से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण लोब है। टेम्पोरल टेम्पोरल लोब जिन बच्चों का या जिस किसी पर्सन का तेज़ होता है तो वे बच्चे सुनकर याद रखते हैं। टेम्पोरल लोब हमारी सुनी हुई याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है। जिन लोगों को सुनकर याद होता है उनका टेम्पोरल लोब बहुत तेज़ होता है। ऐसे लोगों को सुनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं। इसमें हम लोग कुछ टिप्स भी देते हैं, वो टिप्स मैं आपको बाद में दूंगा। ये डिपेंड करता है बच्चे का कौन सा लोब तेज़ है, ये भी आपको जानकारी मिलेगी। तो अभी हम लोग बात करते हैं ओसिपिटल लोब की। ओसिपिटल लोब का मतलब है, हमने टेम्पोरल लोब के बारे में समझा, अब बात करते हैं ओसिपिटल लोब की। ओसिपिटल लोब का मतलब है जिन बच्चों को देखा हुआ बहुत ज़्यादा याद रहता है। देखिए ओसिपिटल लोब आपको दिख भी रहा होगा। ओसिपिटल लोब विज़न, जिन बच्चों को देखा हुआ बहुत ज़्यादा याद रहता है, जैसे कि इन्हें रास्ते बहुत याद रहेंगे, चेहरे बहुत याद रहेंगे, नाम से ही चेहरा बहुत याद रहेगा। इन लोगों का आँखों का कोऑर्डिनेशन बहुत शानदार होता है। जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो इनका जो जजमेंट होता है वो बहुत शानदार होता है। ये लोग जब ट्रैफिक में भी गाड़ी ड्राइव करते हैं तब भी इनकी गाड़ी टच नहीं होती, बहुत अच्छा जजमेंट होता है इन लोगों का। ऐसा कोई भी कार्य जहाँ पर आँखों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, वहाँ पर ओसिपिटल लोब जिन लोगों का तेज़ होता है वहाँ पर वे लोग बाजी मार ले जाते हैं। जैसे निशानेबाजी, तीरंदाजी, स्केटिंग, इन सब चीज़ों के अंदर बहुत शानदार होते हैं ऐसे लोग जिनका ओसिपिटल लोब तेज़ होता है। जिनका ओसिपिटल लोब तेज़ होता है उन्हें देखा हुआ बहुत ज़्यादा याद रहता है। ऐसे लोग एक बार किसी भी क्वेश्चन का आंसर एक बार पढ़ लें तो उनके दिमाग में बैठ जाता है, फिर उनसे पूछा जाए तो उन्हें तुरंत याद आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, जब बच्चे अपने घर से एग्जामिनेशन हॉल या स्कूल को जाते हैं तो अंतिम समय तक उस किताब को पढ़ रहे होते हैं कि कहीं यार ये एग्ज़ाम में ना आ जाए। बच्चे पूरी साल तो तैयारी करते हैं लेकिन अंतिम समय में भी उसे पढ़ रहे हैं।
अगर मान लीजिए वे जिस क्वेश्चन का आंसर शुरू होने से पहले पढ़ रहे थे, अगर एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ जाए जो बच्चे ने बाहर पढ़ा था और उस बच्चे का ओसिपिटल लोब तेज़ है, तो वह उस क्वेश्चन का आंसर ज्यों का त्यों लिख सकता है। लेकिन अगर उस बच्चे का टेम्पोरल लोब तेज़ है, जो कि सुनने के लिए ज़िम्मेदार होता है, तो वह बच्चा सिर्फ़ ये महसूस करेगा, यार मैंने अभी-अभी पढ़ा था, यार मेरे को याद नहीं आ रहा, उसे कुछ धुंधला-धुंधला सा दिखाई देगा। उसे रिकॉल हो ज़रूरी नहीं है। उसको लगेगा यार मैंने अभी पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, वो इसी उधेड़-बुन में रह जाएगा। लेकिन ओसिपिटल लोब जिन बच्चों का तेज़ होता है, उनके दिमाग में एकदम क्लियर छप जाता है और वह उसे ज्यों का त्यों लिख देता है। तो अभी हम लोगों ने समझा टेम्पोरल लोब के बारे में, ओसिपिटल लोब के बारे में और अभी हम लोग समझेंगे फ्रंटल लोब के बारे में। लेकिन उससे पहले फ्रंटल लोब से पहले हम लोग जानकारी लेते हैं पैरेटल लोब के बारे में। देखिए ये पैरेटल लोब, ये जो लोब है उन लोगों का बहुत ज़्यादा तेज़ होता है जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एथलीट होते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, बिल्कुल उनको बिल्कुल आलस नहीं आता, भागते रहते हैं इधर से उधर, कुछ न कुछ काम करते रहेंगे, एक जगह नहीं बैठते, कुछ न कुछ ज़रूर लगे रहेंगे। उन लोगों का पैरेटल लोब तेज़ होता है। छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आपके घर में बच्चा बैठा है और बुक पढ़ रहा है। आपने उससे कहा कि यार आप इस क्वेश्चन का आंसर करो और मैं अभी आता हूँ। लेकिन उसके हाथ में एक पेन है, वो पेन को बंद चालू खट 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 करेगा। आपको लगेगा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप बच्चे को बोलेंगे यार क्या खटखट खटखट लग रही है, पढ़ाई कर लो। अगर पेन को खटखट करने के लिए मना करेंगे तो बच्चा पेन को मुंह में लेने लग जाएगा, पेन से खेलने लगेगा, कुछ न कुछ पेन के साथ वो कुछ न कुछ करता रहेगा। अगर आप उसके हाथ से पेन ले लेंगे तो अपना पैर हिलाने लग जाएगा। ये उस बच्चे की गलती नहीं है। जिन बच्चों का पैरेटल लोब तेज होता है वो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। अगर आप डांटेंगे तो वे उदास हो जाएंगे और वे फिर पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, उन्हें उतना जल्दी याद भी नहीं होगा। ऐसे बच्चों को भी हम लोग टिप देते हैं, लेकिन अभी इनको क्या टिप देनी है वो हम लोग थोड़ा सा बाद में बता पाएंगे। हम लोगों ने सबसे पहले समझा टेम्पोरल लोब, उसके बाद हम लोगों ने समझा ओसिपिटल लोब, उसके बाद हम लोगों ने समझा पैरेटल लोब। अभी हम लोग समझते हैं फ्रंटल लोब के बारे में। फ्रंटल लोब जिन लोगों का बहुत तेज़ होता है, वे बहुत ज़्यादा विवेकशील होते हैं, वो अपने आप में मस्त रहते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ बुद्धि वाले होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं। ये क्वालिटी ऑफिसर्स के अंदर पाई जाती है। इनकी मैनेजिंग कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। ये लोग जब डिसीजन लेते हैं तो इनका लिया गया डिसीजन बहुत सटीक होता है। इनका ऑब्जर्वेशन, अनुमान लगाना बहुत फास्ट होता है और ये लोग टीम को लीड करना जानते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। बस इनके सेंसेस बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, इसलिए ऐसा देखने में आया है रिसर्च में, जब मौसम चेंज होता है तो इनको बहुत जल्दी बीमार से होने लगते हैं, सर्दी जुकाम इनको लगा रहता है। कहने का मतलब ये है कि जब मौसम में थोड़ा सा चेंजेस होने लगते हैं तो इनको सर्दी जुकाम जैसा कुछ न कुछ इनके साथ लगा रहता है। ऐसी प्रॉब्लम इनको रिसर्च में देखने के दौरान आई है। तो अब भी हम लोगों ने जैसे हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा रीड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे ब्रेन के अंदर 5 लोब होते हैं, लेकिन ये 10 कंपार्टमेंट्स के अंदर बटे हुए होते हैं, 5 लेफ़्ट और 5 राइट। हर एक के अंदर 1200 करोड़ न्यूरोसेल्स होते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे बच्चे का कौन सा लोब तेज़ है और उस बच्चे को उसी तरीके से पढ़ाया जाए तो वो बच्चा बहुत जल्दी याद कर सकता है। इसका सबसे पहला डीएमआईटी रिपोर्ट का सबसे पहला फ़ायदा है ये दोस्तों। अभी हम लोग बात करते हैं नीचे पेज नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। डाउन सिंड्रोम फिंगरप्रिंट। ये फिंगरप्रिंट उन बच्चों के होते हैं जिनके जो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, जिनके प्रॉपर फिंगरप्रिंट नहीं बन पाते। अभी हम लोग जस्ट इसके नीचे आते हैं। ये जो पार्ट है ये इस रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको थोड़ा सा हम लोगों को
समझने की ज़रूरत है। डाउन सिंड्रोम में आप लोगों को एक बार थोड़ा-सा और बता देता हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो। ये वाला पार्ट जो मेंटली रिटायर्ड बच्चों के लिए होता है, जो कि दिमागी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, ऐसे बच्चों के फिंगरप्रिंट नहीं होते हैं, न ऐसे बच्चों का ब्रेन का पार्ट सेरेब्रम कोर्टेक्स होता है। दिस मीन नो ब्रेन, नो फिंगरप्रिंट। अभी हम लोग समझते हैं माई इनेट एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस, पार्ट नंबर 7। अभी जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कलर्स के बारे में। ये जो ग्रीन कलर है, इसका मतलब है ये बच्चे का स्ट्रॉन्ग फील्ड है। सॉरी। एंड ये जो रेड कलर है, ये इसको हम लोग वीक नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं हम लोग बिलो एवरेज। ये बच्चे का एवरेज से थोड़ा सा कम है। देन उसके अलावा ये जो ब्लू है, जो ब्लू कलर है, यहाँ आइडेंटिफाई करता है कि ये जो जितने भी ब्लू कलर वाले ये जो फील्ड हैं, ये बच्चे के एवरेज फील्ड हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं इंट्रापर्सनल की, क्योंकि ये बच्चे का स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि खुद की सफलताओं से सीखते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, टीम में काम करने में इनको मज़ा नहीं आता, ये अकेले रहकर काम करते हैं। ईगो, आत्मसम्मान की भावना इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये खुद का अच्छा बुरा समझ सकते हैं, अकेले रहकर बेस्ट काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जस्ट इसके सामने बात करें तो ये वो था इंट्रापर्सनल, और ये है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल ऐसे लोग होते हैं, ये इसके अपोजिट होता है। इनको लोगों का साथ रहना पसंद करते हैं, टीम में काम करना अच्छा लगता है, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है, लोगों की भावनाओं को समझते हैं और ये लीड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग इनकी सुने, ये लोगों की कम सुनना पसंद करते हैं। लेकिन इनका जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट इसमें देखा जाए तो ये जो इंट्रापर्सनल वाला इनका पार्ट स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं एनालिटिक एबिलिटी और थिंकिंग की। ये जो बिलो एवरेज पार्ट है, लॉजिकल, जिसको कई लोग लॉजिकल एबिलिटी भी बोलते हैं। कुछ लोग लॉजिकल एबिलिटी को सिर्फ मैथमेटिकल या इंजीनियरिंग से या अपनी तर्क क्षमता से ही आंकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी का लॉजिकल पार्ट वीक है तो मैथमेटिक्स में कमज़ोर होगा, या उसकी उसको इंग्लिश में कमज़ोर होगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लॉजिकल वाले लोग बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में तेज होते हैं। हो सकता है वो वाद विवाद अच्छा कर सकते हों, ऐसे लोग वकील अच्छे बन सकते हैं, वो मजिस्ट्रेट अच्छे बन सकते हैं, वो प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कोई अच्छा प्रोग्राम बना सकते हों। उनमें लॉजिकल माइंड बहुत अच्छा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसका मैथमेटिक्स तेज़ हो वो सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम अच्छा बनाए। जस्ट इसके सामने बात करते हैं हम लोग विजुलाइजेशन वाली। विजुलाइजेशन में ये ऐसे लोग होते हैं जिनके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, इन्हें देखा हुआ बहुत ज़्यादा याद रहता है। इमेज के रूप में इन्हें हिलती डुलती चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं। ये 3D एनिमेशन को बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ इनका पार्ट वीक है, इनको आइडिया बहुत अच्छे नहीं आते होंगे। ये जो इमेजिनेशन भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाते होंगे। जस्ट इसके नीचे पार्ट है फाइन मोटर स्किल। ये बताता है बच्चे के अंदर मानसिक आलस्य है कि नहीं है। एफएमएस में हम लोग जानकारी लेते हैं, ये बच्चे का एवरेज पार्ट है। ये वाला पार्ट यह बताता है कि बच्चा घर के काम में आलस करता है कि नहीं करता है, इसकी राइटिंग कैसी है, बच्चे का फिंगर स्किल कैसा है। ऐसा काम जिनमें उंगलियों का बहुत ज़्यादा का प्रयोग होता है, जैसे बच्चा एक्शन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करता है। अगर इस एफएमएस को हम लोग एक लाइन में ख़त्म करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चे के अंदर मानसिक रूप से आलस्य है कि नहीं है। तो इसमें ये एवरेज है। जस्ट इसके सामने ये जो पार्ट है जीएमएस वाला, ग्रॉस मोटर स्किल वाला, ये बच्चे का बिलो एवरेज है। इसमें बच्चे का आता है कि बच्चा शारीरिक रूप से आलस्य में तो नहीं है। जैसे ये वाला पार्ट ये बताता है कि बच्चा बाहर के काम में आलस करता है कि नहीं करता है। जैसे इसका फुल बॉडी मूवमेंट अच्छा है या नहीं है, इसकी डांसिंग कैसी है, इसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कैसी है, इसको बाहर के खेल पसंद है या नहीं है। तो इसमें ये बच्चा थोड़ा सा वीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लैंग्वेज एबिलिटी की,
तो ये बच्चे की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत शानदार है। इसका मतलब है कि लैंग्वेज एबिलिटी का मतलब होता है कि इसका जो आपका बच्चा है वो वर्ड स्मार्ट कितना है, बात कैसे करता है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे देता है, लैंग्वेज इंटेलिजेंस कैसे। लैंग्वेज इंटेलिजेंस होने का मतलब है कि हिंदी, इंग्लिश, सभी जो लैंग्वेज होती हैं लाइक एस संस्कृत, उर्दू, विदेशी भाषा, सभी के अंदर उसकी अच्छी पकड़ होना, या इस बात को या अपनी बात को सामने सामने वाले को प्रॉपरली समझावाना, या अंडरस्टैंड बहुत अच्छे तरीके से करना, स्पीच अच्छा देना, ये सभी चीज़ें जो हैं लैंग्वेज एबिलिटी के अंदर आती हैं। तो ये जो बच्चे का जो लैंग्वेज एबिलिटी वाला पार्ट है बहुत स्ट्रांग है। इसके सामने हम लोग बात करते हैं म्यूजिक और साउंड की। जिन बच्चों की लैंग्वेज में पकड़ होती है उन बच्चों की म्यूज़िक में भी पकड़ मिलेगी, क्योंकि संगीत की भी एक भाषा होती है। ऐसा बच्चा सुनकर बहुत जल्दी याद करता है। भावनात्मक इमोशनली रूप से कमज़ोर हो सकता है, उसकी सुनने की जो लिसनिंग स्किल है बहुत अच्छी होती है। देखिए हम लोग यहीं से पता लगा सकते हैं कि बच्चे का जो मोड है, जो लर्निंग मोड है, वो ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक है या विजुअल है। अभी मैं आप लोगों को जानकारी दूं, अभी मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर और बताता हूँ। जैसे ये जो नीचे वाला पार्ट है ये भी इसका एवरेज है, इसमें है नेचर लव। ये पार्ट जिनका अच्छा होता है उनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है, उन लोगों का जजमेंट अच्छा हो सकता है, लेकिन इनको घूमना फिरना भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इनको प्राकृतिक सौंदर्य, आई मीन नेचर ऑफ ब्यूटी अपनी ओर आकर्षित करती है। इन्हें पेड़ पौधे लगाना, इन्हें कुत्ते पालना, जो प्रकृति से संबंध रखते हैं, ये सब चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। इनकी बायोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट हो सकता है, वेटनरी साइड में रुचि होना, या वनस्पति विज्ञान में इन विषयों की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ जो बच्चा है मानव, वो एवरेज है। इसको इतना ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, कुत्ते पालना, जो भी चीज़ें प्रकृति से संबंध रखती हैं, या घूमना फिरना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं भी लगता होगा और लगता भी होगा। ठीक है ना। जस्ट इसके सामने पार्ट है विजुअल एप्रिसिएशन वाला। इसका मतलब है इनको क्वेश्चन के आंसर कैसे याद होते हैं। याद करने के लिए बच्चे को बोल बोल कर याद करेंगे या चित्र के रूप में याद करेंगे, इनकी कला कैसी है, इनका रंगों की तरफ आकर्षण कैसा है ना। अगर इनको हम लोग यहाँ ये जो पार्ट इनका स्ट्रॉन्ग है, ये बताता है कि बच्चे का कला की तरफ काफ़ी आकर्षण है। और अगर इनको हम लोग किसी भी चीज़ इनको याद करानी है तो किसी एक ड्राइंग फॉर्मेट में इनको याद करानी होगी। अब भी जस्ट इसके नीचे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट के आते हैं। जितनी भी मैंने आपको जानकारी दी ऊपर, तो वो बाकी के नीचे ये जो पेज है इन पर लिखी हुई है, जैसे कि इंट्रापर्सनल क्या होता है, इंटरपर्सनल क्या होता है। ठीक है ना। ये डॉक्टर थे, डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, जिनकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात भी की थी। क्योंकि इस डीएमआईटी रिपोर्ट को बनाने में बहुत से वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, जिन्होंने इस रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा रूप से पुरजोर समर्थन दिया है। इसी क्रम में ये डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर है जिन्होंने इंटेलिजेंस के विषय में बात की, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कशन किया था, जैसे 8 मल्टीपल थ्योरीज इन्हीं की देन है। मैंने आपको बताया भी था कि 2 बुक इन्होंने लिखी थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड और क्रिमिनोलॉजी, जो कि आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जो भी रक्षा संबंधित अधिकारी होते हैं वो इनकी बुक को पढ़ते हैं, और 30 से ज़्यादा भाषाओं में इनकी बुक छप चुकी है। ठीक है ना। तो अभी हम लोग आते हैं, जितने भी पेज हैं आप इसको रीड कर सकते हैं एक बार और जानकारी ले सकते हैं। और भी वैसे मैंने कवर कर दिया है सारा कुछ। अब हम लोग आते हैं यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर। सीधा आएंगे हम लोग पेज नंबर 17। अब इसमें हम लोग सबसे बड़ी बार देखते हैं। सबसे बड़ी बार क्या है? सबसे बड़ी बार इसमें है ये 18% वाली। ठीक है ना।
जो कि नंबर 9 पे है, और नंबर 9 पर है फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि मैंने आपको जानकारी दी थी कि इनका जो लैंग्वेज वाला पार्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इनका यहाँ आया है। और इसके अलावा इनको नंबर 3 सिंगिंग वाला भी, ये भी इनका बार अच्छा है। यानी जब बच्चा खाली समय में है या खाली टाइम उसके पास है, तो ये वाला पार्ट जो इनकी जन्मजात प्रतिभा है, इन पर थोड़ा सा भी वर्क किया जाए तो बच्चे को भविष्य में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर जैसे हम लोग कोई लैंग्वेज सीखते हैं, और अगर ये बच्चा आपका जो लैंग्वेज सीखता है फॉरेन लैंग्वेज, तो हम लोगों से जल्दी ये फॉरेन लैंग्वेज सीख सकता है। इसके अलावा बात करें माई क्वेश्चन की, इसमें हम लोग जानकारी लेंगे IQ क्या होता है, EQ क्या है, और CQ क्या है, और AQ क्या है। IQ पढ़ाई के अलावा किसी भी क्षेत्र में इसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जिसका IQ तेज़ है वो पढ़ाई में ही अच्छा हो, और भी फील्ड में भी अच्छा हो सकता है। ये जो IQ है 20% से ऊपर होना चाहिए, लेकिन बच्चे का 25.60% है, जो कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग लाइन मानी जाती है। लेकिन जो EQ है वो 20% से नीचे होना चाहिए। EQ का मतलब EQ उनका वीक होता है जिनका म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, और इनका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, ये जो 20% से नीचे रहना चाहिए, लेकिन इनका 29% है। अगर ये नीचे होता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। उनके द्वारा लोगों के द्वारा किए गए कमेंट से उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी बात को मन में गांठ नहीं बांधते, और वो बहुत जल्दी रोने नहीं लगते, तो वो बहुत जल्दी भावुक नहीं होंगे। उनका किसी से इतनी जल्दी अटैचमेंट नहीं बनता। लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी दूँ, इस बच्चे के साथ अपोजिट है, क्योंकि इनका जो EQ है, इमोशनल क्वोशेंट है, ये भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं, क्योंकि इनका 20% से ऊपर है। जल्दी इनको रोना आता है, किसी भी बात को ये गांठ बांध लेते हैं, और इनका सबसे बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करें CQ की, CQ क्या होता है। CQ का मतलब है क्रिएटिव क्वोशेंट। बच्चे में ये बताता है बच्चे में कंसंट्रेशन कैसा है, लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, इसकी क्रिएटिविटी या रचनात्मकता कितनी है। इसके अलावा हम लोग बात करें जो लास्ट क्वेश्चन है AQ का मतलब है एडवर्सिटी क्वेश्चन। जैसे ये बताता है कि आपका बच्चा जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि ऐसे बच्चे एग्ज़ाम टाइम में तैयारी पूरी कर चुके होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आने लगता है तो पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, है ना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा, आंसर दिमाग से स्किप हो जाता है, या स्टेज पर जाकर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, या किसी अनजान व्यक्ति से बात करने में डरते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन इनका जो AQ है, इनके साथ ऐसा नहीं है। इनका 20% से ऊपर होना चाहिए था, लेकिन इनका 19.34% है। लेकिन जो भी क्वेश्चन रिपोर्ट में देखने में वीक आता है, तो हम उस क्वेश्चन को क्लासेस के दौरान स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि बच्चे के अंदर बच्चा इंटरपर्सनल है, बच्चे का स्ट्रॉन्ग लाइन कौन सी है, बच्चे के अंदर जन्मजात प्रतिभा कौन सी है, जो कि मैंने आपको सिंगिंग और लैंग्वेज का बताया था। उसके अलावा हमने हमने DMIT रिपोर्ट में जाना कि कौन सा क्वेश्चन बच्चे का कितना परसेंट है और कितना परसेंट होना चाहिए। अब भी हम लोग बात करते हैं, जस्ट नीचे आते हैं करियर ऑप्शन की। लेकिन करियर ऑप्शन की बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं ब्रेन डोमिनेंसी की, कि बच्चे का कौन सा ब्रेन डोमिनेंट है। यह हम लोग देख सकते हैं, लेफ्ट ब्रेन बच्चे का 53.77% है, राइट ब्रेन 46.32% है। इसका मतलब है कि जो बच्चे का जो लेफ्ट वाला ब्रेन है वो ज़्यादा काम करता है बजाय राइट वाले के, और दोनों ब्रेन के बीच में 7% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना जाता है। लेकिन हम लोगों का अनुभव बोलता है कि 3% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है
तो बीमारी जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर 7% से ज़्यादा का ऊपर होता है तो उसको थोड़ा-सा किसी चिकित्सक के साथ कंसर्न करना चाहिए। अभी हम लोग तो अभी हम लोग जानकारी करते हैं लेफ़्ट ब्रेन के बारे में। लेफ़्ट ब्रेन जिन बच्चों का ज़्यादा तेज़ होता है, क्योंकि यहाँ बच्चे का लेफ़्ट ब्रेन ही ज़्यादा तेज़ है। लेफ़्ट ब्रेन जिन बच्चों का ज़्यादा तेज़ होता है वो पढ़ाई के क्षेत्र में ही सफलता हासिल करते हैं। जैसे अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, या बहुत अच्छा कहने का मतलब है पढ़ाई के क्षेत्र में ही सफलता हासिल करेंगे। इसके अलावा जिन बच्चों का लेफ़्ट ब्रेन तेज़ होता है वो बच्चे 3 तरीके से पढ़ते हैं। 3 तरीके से कैसे पढ़ते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जिन बच्चों का लेफ़्ट ब्रेन तेज़ होता है वो बच्चे 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है विजुअल लर्नर, जिसको देखा हुआ बहुत ज़्यादा याद रहता है, और एक होता है ऑडिटरी लर्नर, जिसको सुन कर याद होता है। एक होता है काइनेस्थेटिक, जिनको सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करके ही याद होता है। अभी हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, कि टेम्पोरल लोब जिन बच्चों का तेज़ होता है उनको सुना हुआ बहुत ज़्यादा याद रहता है। तो इस बच्चे का टेम्पोरल लोब तेज़ है, और इस बच्चे को अगर आपको चीज़ें याद करवानी है तो सुना कर ही याद करवानी पड़ेंगी। जैसा कि अगर आपको इस बच्चे को एक बुक का कोई पेज उसको याद करवाना है, तो या तो आप बच्चे को सुनाइए या बच्चा आपको सुनाएगा। अगर आपके पास भी टाइम नहीं तो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि अपने रूम में बंद हो जाइए और बोल कर पढ़िए, क्योंकि जो भी इनको याद करना है वो इनके कानों तक जाना चाहिए। पेरेंट्स को एक सलाह दी जाती है कि आप ऐसे बच्चे को न डांटें, क्योंकि अगर आप इसको डांटते हैं तो इनको आपकी डांट याद रहती है, जिससे ये उदास हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारी काउंसलिंग के बाद भी पेरेंट्स बच्चे को डांट देते हैं। अगर आपने बच्चे को डांट दिया और बच्चा रूम बंद हो गया, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे को भगवान का दिया गया एक गॉड गिफ्ट है, वो है उनका टेम्पोरल लोब तेज होता है। तो हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि आप बच्चे को बिना बताए उसकी पसंद का म्यूजिक अपने सुनने के बहाने से आप अपने घर में प्ले कर सकते हैं, जिससे कि जो अ, जो सॉन्ग है बच्चे के कानों तक जाएगा और उसके ब्रेन को कूल करने का काम करेगा, एसी का काम करेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं बच्चे की जो पर्सनैलिटी क्या है। जनरली दुनिया के अंदर 4 तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, और इस बात को बताने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम एम मार्सन, जिन्होंने लाखों पर्सनैलिटीज़ और बिहेवियर के ऊपर रिसर्च किया और बताया कि दुनिया में 4 तरह की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। एक होता है बाज़, जिसकी तुलना हम लोग ईगल से करते हैं, और दूसरा होता है इन्फ्लुएंसर, जिसकी तुलना हम लोग मोर से करते हैं। तीसरा होता है कंप्लेंट, जिसकी तुलना हम लोग आउल या उल्लू से करते हैं। एक होता है स्टडी, जिसकी तुलना हम लोग पिजन कबूतर से करते हैं। तो यहाँ जो बच्चे की पर्सनैलिटी स्टडी है, और यहाँ हम लोग जो बच्चे की, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि स्टडी पर्सनैलिटी है, तो जैसे ही इस बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो बताती है कि ये बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होते हैं, अपने हाल में मस्त रहते हैं, रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। पैसा इनकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता जितना इनकी लाइफ में रिलेशनशिप इम्पोर्टेंस रखती हैं। ये हमेशा फ्रेंडली रहते हैं, दोस्ती करने के लिए तैयार रहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं, बहुत जल्दी रोना इनको आता है, लेकिन ये लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। आमना सामना हो ऐसा पसंद नहीं है। लेकिन इनका एक प्लस पॉइंट भी है, इनकी तुलना बाकी की तीनों पर्सनैलिटी से की जाए तो ये पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी हम लोग बात करते हैं इनके एक्वायरिंग मेथड के बारे में। इनका जो एक्वायरिंग मेथड है वो है अफेक्टिव। एक्वायरिंग का मतलब है इस चीज़ों को सीखते कैसे हैं, कैसे लेते हैं चीज़ों को। तो अभी मैं आप लोगों को आ, दो तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। ये अफेक्टिव हैं। अफेक्टिव का मतलब है
ये ऐसे लोग होते हैं जो ज़माने से ही सीखते हैं, इनकी तुलना करनी चाहिए ऐसे बच्चों, क्योंकि कई बार क्या होता है पेरेंट्स बोलते हैं किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, मानता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों को समाज से मोटिवेशन मिलता है, ऐसे लोग ज़माने से ही सीखते हैं, इनकी तुलना करनी ही चाहिए। ऐसे बच्चों को बार-बार उत्साहवर्धन मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ये जल्दी सीखते हैं, लेकिन ये लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, इन्हें कैसे भी माहौल में ढाला जा सकता है। इनमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी-सी कमी होती है, इसलिए इनको एक इनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और ये रिवर्स थिंकर भी होते हैं साथ में। रिवर्स थिंकर कैसे होते हैं? ये लोग बहुत ज़्यादा लव चैलेंजिंग होते हैं। इनको अनकंडीशनल लव की उम्मीद होती है। आप देखेंगे कि माता-पिता को इनके साथ में बेवज़ह ही अधिक प्यार दिखाना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि किसी घर में 2 बच्चे हैं, अगर कोई एक बच्चा रिवर्स थिंकर है, तो उसको ये फ़ील होता है कि यार मम्मी-पापा मेरे से प्यार नहीं करते, मेरे पे कम ध्यान देते हैं। ऐसी बातों को बच्चा जल्दी फ़ील कर जाता है, इसलिए इन बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए। इन बच्चों को माँ-बाप से दूर रहकर अगर ऐसे बच्चे माँ-बाप से दूर होते हैं या हॉस्टल में ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, तो ये बच्चे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो अभी हम लोग बात करते हैं इनके करियर की, कि किस करियर फील्ड के अंदर इनको डाला जाए। 1 मिनट। करियर ग्राफ की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनका जो जाता है वो फॉरेन लैंग्वेज है, और ये है एक 2 4 5 लिटरेचर। देखिए मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ। म्यूज़िक में इनका 5 स्टार है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि जिन जिन लोगों का एक तो ये ऑडिटरी हैं, इनको सुना हुआ बहुत ज़्यादा याद रहता है। देखिए म्यूज़िक वाला पार्ट इनका स्ट्रॉन्ग है यहाँ, ठीक है। जस्ट इसके सामने लैंग्वेज वाला भी पार्ट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि संगीत भी एक भाषा होती है। मैंने आपको ये जानकारी पहले ही दी थी। और इसके अलावा इनको अकेले में काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये म्यूज़िक वाले फील्ड में म्यूज़िक टीचर बन सकते हैं, साउंड कंपोज़र बन सकते हैं, म्यूज़िक कंपोज़र बन सकते हैं। तो एक ये फील्ड इनके लिए अच्छा रहेगा। एग्रीकल्चर वाला इनका जो नेचर लव था वो एवरेज आया ही था, इसलिए इनको ये भी फील्ड हम लोग सजेस्ट नहीं करते। इसके अलावा डिज़ाइनिंग वाला भी इनका इतना अच्छा नहीं है। इंजीनियरिंग में इनका जो लॉजिकल एबिलिटी थी वो वीक थी, इसलिए इनको इंजीनियरिंग भी हम लोग सजेस्ट नहीं कर सकते। एक मिनट। इसके अलावा मेडिकल में इनको नए सजेस्ट नहीं कर सकते। एजुकेशन वाले फील्ड में इनको सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे स्कूल टीचर अच्छे हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ये प्रोफेसर हो सकते हैं। अगर हम लोग बात करें मास मीडिया कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पर भी ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग फाइनेंस की नहीं कर सकते, हो सकता है इनका मैथमेटिक्स वीक हो। लिटरेचर में ये किसी भी एक सब्जेक्ट के टीचर हो सकते हैं, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, हिस्ट्री हुआ, क्योंकि इनकी लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छी कमांड है। तो अभी हम लोग इनके लिए स्पोर्ट्स में भी इतना अच्छा नहीं कर सकते, डिफेंस में भी इनका जो ग्रॉस मोटर स्किल है वो ठीक होना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो अभी हम लोग इनको एक फॉरेन लैंग्वेज और दूसरा स्कूल टीचर और तीसरा म्यूज़िक वाला जो फील्ड है, इन तीनों फील्ड में से वो किसी भी फील्ड में अगर जाते हैं तो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल और कलरफुल बना सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अगर अगर कोई भी डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं, देन आस्क कर सकते हैं मुझसे। रिपोर्ट को इतने ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।